तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना, कि सत्ता या पावर का मतलब है वो नेता जो बंद कमरों में बैठकर फैसले लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि असली ताकत कई बार सड़कों पर आम लोगों के जन संघर्ष और आंदोलनों के रूप में दिखाई देती है। आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे हम और आप यानी आम नागरिक औपचारिक सरकारी ढांचों के बाहर रहकर भी अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। अब यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालना है, या फिर क्या ये सिर्फ सरकार के उन अंगों जैसे विधायिका या कार्यपालिका तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। सत्ता का असली बंटवारा सिर्फ संसद या विधानसभा में नहीं होता, बल्कि आम नागरिकों के जो रोजमर्रा के संघर्ष है ना, वो इसमें एक बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और पता है, इस मामले में सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसे समझने के लिए हमारे पास नागरिक शक्ति के 2 बहुत ही कमाल के ऐतिहासिक उदाहरण हैं। एक तरफ देखिए नेपाल को, जहां का जनसंघर्ष पूरे देश में शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए था। वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास बोलीविया। यहां पहले से ही लोकतंत्र था, लेकिन वहां की जनता सरकार की एक सिंगल नीति के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रही थी। ये दोनों ही घटनाएं दिखाती हैं कि जब जनता ठान ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए पहले नेपाल के 2006 के उस नाटकीय लोकतंत्र आंदोलन की बात करते हैं। हुआ ये था कि उस समय के राजा ज्ञानेंद्र ने जनता द्वारा चुनी गई सरकार को ही भंग कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। इसके विरोध में सप्तदलीय गठबंधन यानी एसपीए और माओवादी बागी, जो पहले कभी साथ नहीं थे, वो एक मंच पर आ गए। लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना निडर होकर कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए, और लगातार हुई उन भयंकर आम हड़तालों ने आखिरकार राजा को घुटने टेकने और संसद को फिर से बहाल करने पर मजबूर कर ही दिया। ये राजशाही के हाथों से सत्ता छीनकर वापस जनता को सौंपने की एक बेहद प्रेरणादायक कहानी है। अब जरा दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं। बोलीविया की कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, और वो नंबर है 4। दरअसल बोलीविया के कोचंबा शहर में सरकार ने पानी की सप्लाई का अधिकार एक विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया, और उस कंपनी ने आते ही क्या किया? उन्होंने पानी की कीमतें रातों रात 4 गुना तक बढ़ा दी। सोचिए, पानी जैसी बुनियादी चीज। इससे वहां के आम लोगों की कमर टूट गई और एक भयानक आर्थिक संकट खड़ा हो गया। अब पानी के बिल में इस बेतहाशा बढ़ोतरी का नतीजा तो निकलना ही था। जनता का गुस्सा फूट पड़ा और वो स्वतः स्फूर्त रूप से यानी अपने आप सड़कों पर उतर आई। इतिहास में इसे बोलीविया का जल युद्ध कहा जाता है। फेडेकॉर नाम के एक ढीले ढाले से गठबंधन ने इसकी कमान संभाली और लगातार 4 दिनों तक पूरे शहर में आम हड़ताल रखी। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को मार्शल लॉ तक लगाना पड़ा, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अंततः हार मानकर उस कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा और पानी के प्राइवेटाइजेशन का वो कॉन्ट्रैक्ट सरकार को रद्द करना ही पड़ा। खैर, ये तो हो गए बड़े बड़े ऐतिहासिक और नाटकीय घटनाक्रम। लेकिन अब जरा सोचते हैं कि हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है। आम नागरिक हर दिन कैसे संगठित होते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे बिना सत्ता में रहे भी लोग हर दिन सरकारी नीतियों को आकार देते हैं। और यही एंट्री होती है हमारे आज के 2 सबसे अहम किरदारों की, दबाव समूह और आंदोलन। तो सबसे पहले बात करते हैं दबाव समूहों की, जिन्हें इंग्लिश में हम प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं। ये असल में पूरी तरह से फॉर्मल यानी औपचारिक संगठन होते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? सरकार की नीतियों पर अपना प्रभाव डालना। ध्यान रहे, इनका मकसद कोई चुनाव लड़ना या राजनीतिक सत्ता पर सीधा कब्जा करना बिल्कुल नहीं होता। ये ग्रुप्स आमतौर पर उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिनका पेशा, जिनके हित या आकांक्षाएं एक जैसी होती हैं, ताकि वो मिलकर सरकार से अपनी बात मनवा सकें। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि आंदोलन दबाव समूहों से काफ़ी अलग होते हैं। जहाँ प्रेशर ग्रुप्स बहुत व्यवस्थित होते हैं, वहीं आंदोलनों का कोई सख्त या कठोर ढांचा नहीं होता। ये पूरी तरह से जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी यानी पब्लिक के खुद ब खुद जुड़ने पर निर्भर करते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या पर्यावरण से जुड़े अन्य आंदोलन ले लीजिए। इनमें फैसला लेने का तरीका बहुत ही अनौपचारिक और लचीला होता है। अब अगर हम इन हित समूहों को थोड़ा और गहराई से देखें तो ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले तो होते हैं वर्ग विशेष के हित समूह।
नाम से ही पता चल रहा है ना, जैसे ट्रेड यूनियन या वकीलों का संघ, ये मुख्य रूप से समाज के किसी खास हिस्से या सिर्फ अपने सदस्यों के फायदों के लिए काम करते हैं। और दूसरे होते हैं जन सामान्य के हित समूह। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है बामसेफ। ये लोग सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये पूरे समाज में न्याय, समानता और सामूहिक भलाई के लिए लड़ते हैं। लेकिन अब 1 मिनट रुककर जरा ये सोचिए, बिना कुर्सी पर बैठे, बिना कोई सरकारी पद ग्रहण किए, ये समूह आखिर पूरी की पूरी राजनीति को हिला कैसे देते हैं? वो सरकार को अपनी मांगें सुनने के लिए कैसे मजबूर कर देते हैं? बाहर बैठकर सत्ता को कंट्रोल करने की ये जो पूरी कार्यप्रणाली है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी रणनीति कैसे तैयार होती है। प्रभाव डालने के लिए ये समूह एक पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं। स्टेप 1, वो मीडिया और सूचना अभियानों के जरिए जनता का ध्यान खींचते हैं और उनकी सहानुभूति बटोरते हैं। स्टेप 2, फिर आती हैं हड़तालें। सरकारी कामकाज को रोककर वो सरकार को ध्यान देने पर मजबूर कर देते हैं। और स्टेप 3, कई बार तो ये आंदोलन खुद ही एक राजनीतिक दल में बदल जाते हैं। क्या आपको पता है, असम आंदोलन के खत्म होने पर असम गण परिषद नाम की एक पूरी नई राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ था। है ना कमाल की बात? अब इन सब बातों को सुनकर आपके दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सी दुविधा आ रही होगी। जब कुछ खास गुट अपने फायदे के लिए बार बार हड़तालें करते हैं, कामकाज रोक देते हैं और अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, तो क्या ये दबाव समूह और आंदोलन हमारे लोकतंत्र के लिए असल में सही है, या फिर ये सिर्फ अराजकता और अस्थिरता फैलाते हैं? क्या इनकी भूमिका सकारात्मक है या नकारात्मक? देखिए, इस पूरी बहस के 2 पहलू हैं जिन्हें हमें निष्पक्ष होकर समझना होगा। एक तरफ तो ये डर बिल्कुल वाजिब है कि ये समूह अपने खुद के संकीर्ण और पक्षपाती एजेंडे को थोप सकते हैं, और क्योंकि ये कोई चुनाव तो लड़ते नहीं हैं, इसलिए सीधे तौर पर जनता को जवाबदेह भी नहीं होते। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अक्सर यही समूह उन मुट्ठी भर अमीर और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव को रोकते हैं। ये समाज में सत्ता का वो बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम इन दोनों पक्षों को सामने रखकर तौलते हैं, तो स्रोतों के आधार पर जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वो काफी सकारात्मक है। एक लोकतंत्र में इन समूहों का होना न सिर्फ ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत जरूरी है। ये ताकतवर और पैसे वाले लोगों के दबाव को बेअसर करते हैं। ये सरकार को याद दिलाते रहते हैं कि समाज के हर तबके, खासकर हाशिए पर रहने वाले लोगों की जरूरतें क्या हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किसी एक अकेले गुट को पूरे सिस्टम पर हावी होने से रोकते हैं। और ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। लोकतंत्र का असली बैलेंस इसी एक विचार में छिपा है। जब समाज में अलग अलग समूह सक्रिय होते हैं, तो कोई भी एक अकेला समूह बाकी सब पर अपना दबदबा कायम नहीं कर सकता। अलग अलग हित समूहों का अपनी बात रखना, आपस में टकराना और फिर सामंजस्य बैठाना, यही तो वो चीज है जो शक्ति संतुलन को जन्म देती है। असल में यही एक जिंदा और स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं आपको सोचने के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर ये सच है कि हमारे रोजमर्रा के जनसंघर्ष और ये दबाव समूह ही असली में लोकतांत्रिक सत्ता को संतुलित करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले कल की नीतियों को हम और आप अपनी सामूहिक ताकत से किस तरह आकार देंगे? क्योंकि सच तो यही है कि एक साथ मिलकर आवाज उठाने की ये जो ताकत है ना, वही सच्चे लोकतंत्र की असली नींव है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए, और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।